दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम फिश फार्मिंग करते हैं तो हमें हमारे सोयल पैरामीटर क्या होने चाहिए। हम हमेशा वाटर तो चेक कराते ही हैं, वाटर पैरामीटर किसी भी साइट फाइनल करने से पहले। अगर आपने कोई परफेक्ट साइट आइडेंटिफाई कर ली है फिश फार्मिंग के लिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं। अगर आप आरएस, बायोफ्लॉक इन सब में करते हैं तो वाटर पैरामीटर इज मैंडेट। लेकिन अगर आप वहां पे चाहे आप केज में कर रहे हैं, चाहे आईपीआरएस में कर रहे हैं, चाहे आप पॉर्थन बोर्ड्स में कर रहे हैं, तो आपको सोयल पैरामीटर्स भी मेजर के चेक कराने चाहिए। सोयल पैरामीटर्स में आपको मेनली 4 पैरामीटर का बड़ा ध्यान रखना है: नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, ऑर्गेनिक कार्बन का और पीएच का। ये हम किसी भी अच्छी लैब से चेक करा सकते हैं। जो आपका नाइट्रोजन है वो तकरीबन 24 से 40 मिलीग्राम पर 100 केजी होना चाहिए किसी भी अच्छी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर लैंड के लिए। उसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो 6 से 8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होना चाहिए एक्वाकल्चर के लिए। ऑर्गेनिक कार्बन है वो 1 से 3% होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा होगा तो आपके वाटर के आपकी सोयल के अकॉर्डिंग जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, वहां पे आपकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, पेच वैल्यू कम हो सकती है, टर्बिडिटी भी उस सोयल में ज्यादा रहेगी। क्योंकि ये अगर हम पैरामीटर्स इनिशियल डे फर्स्ट डे चेक करा लेंगे किसी भी लैब से, तो आपके कहेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। जो आपका पीएच है उस सोयल का वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अगर उसका पीएच ज्यादा कम रहता है तो वो हमेशा एसिडिक नेचर रहता है, वहां पे इनफ मात्रा में प्लैंक्टन्स नेचुरल फूड डेवलप नहीं होता, और जिससे कि आपका एफसीआर पे भी डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी ग्रोथ पे भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको एक छोटे से केस स्टडी से कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर कोई आपका नया अर्थन पॉन्ड बना है आज पहले साल, और एक अर्थन पॉन्ड है 3-4 साल पुराना, और एक है गांव का कम्युनिटी पॉन्ड जो कि 10-20 साल वाला है, तो जो पहले के सिनेरियो में जो अभी बना है, अगर आपने उसके वाटर पैरामीटर सही करे हैं, फिर भी उसकी फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी कम रहेगी कंपैरिजन टू जिसको 2-3 साल हो चुके हैं। क्योंकि उसमें इनफ मात्रा, क्योंकि जो मछली एक्सक्रीटा करती है वो आपका जो अमोनिया जिसको हम बोलते हैं वो नाइट्रोजन ही होता है, वो इनफ मात्रा में वहां पे अवेलेबल होता है, जिसके कारण हमारी नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल सबके सब रोटेट होती रहती हैं। तो नेचुरल एक फ्लोरा फ्यूना क्रिएट हो जाता है कि जो भी हर मछली के लिए अच्छा होता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने कोई आज फिश फार्मिंग करी है तो ग्रेजुअली 1 साल, 2 साल, 3-4 साल में उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती जाएगी, उसमें नेचुरल फूड एक्स्ट्रा डेवलप होता जाएगा। दूसरे सिनेरियो में जिसको 3-4 साल हो गए हैं, उसको हमें 3-4 साल बाद है ना, फिर उसको वाटर डिलॉक करके एक बार उसको फिर नेचुरल एयर के कांटेक्ट में लाना चाहिए। जो नीचे एक्सक्रीटा इकट्ठा हो गया उसको रिमूव करना चाहिए। तीसरा केस है कि जब जो 10-20 साल से कभी साफ ही नहीं हुआ, तो वहां प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करते, वहां पे हम कहते हैं वहां पे हमारा कई फीट स्लज हो गया है, जो कि वहां पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, जो भी आपकी डेंजरस गैसेज हैं या कहेंगे जो गैसेज है एक्वाकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, वो वहां इनफ मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है, जिससे कि आपकी लाइव स्टॉक का सर्वाइवल वहां बड़ा मुश्किल है। तो ये तीनों डिफरेंट एक केस स्टडी थी जो मैंने आपको शेयर की। लेकिन कोई भी नया बिगनर फार्मर हो या चाहे एंटरप्रेन्योर हो, ये 4 पैरामीटर्स वो अपनी सोयल का लैब से जरूर चेक कराए बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ देयर साइट। क्योंकि अगर वो साइट फाइनल कर ली और वहां पे ये प्रॉब्लम रही तो आपका एक्वाकल्चर वहां पे सक्सेसफुल नहीं होगा। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।